हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन कैप्सूल में। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। तो चलिए समझते हैं। ये हमारा एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये वाटर और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में कितने कंपोनेंट है? एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। ऑक्सीजन के 2 एटम है और कार्बन का 1 एटम है। तो अगर हम इन सभी के मास का, एटॉमिक मास का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू इस पूरे मॉलिक्यूल के निकालें तो हमें क्या मिलता है? परसेंटेज कंपोजिशन। यानी कार्बन CO2 में कितने परसेंट है, ऑक्सीजन CO2 में कितने परसेंट है बाई रेशियो, बाई वेट। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? वो होगा, देखो, कार्बन का 1 एटम है तो 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 1 एटम का मास कितना होता है? 16। तो कितना हो गया? 44U। क्लियर हो गया। अब कार्बन कितना है? कार्बन का जो मास है अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 12U है, और ऑक्सीजन का कितना है? 32U, क्योंकि 2 एटम है। अब परसेंटेज मास कैलकुलेट कर लेते हैं हम। परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकालना है हमें? मान लेते हैं हम निकालते हैं पहले कार्बन का। तो कार्बन 12 है और टोटल कितना है? 44। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया परसेंटेज कंपोजिशन। इसी तरीके से परसेंटेज मास अगर या कंपोजिशन हमें निकालना है किसका? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 32 टोटल डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100 कर दो, ये भी आ जाएगा। और दूसरा हम ये कर सकते हैं, अगर 2 कंपोनेंट है तो अगर हमने एक का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, मान लो इसका 42% आया, तो दूसरे का कितना? 58%। तो हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप वाटर और अमोनिया का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, यहाँ पे C2H6 है। ठीक है, हमने देखा कि इसमें एटम का जो रेशियो है, कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है, बट इसका बेसिक जो रेशियो है वो है 1:3। यानी एग्जैक्ट जो सिंपलेस्ट फार्मूला जो होगा, इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो CH3 होगा। इसी तरीके C3H6 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने देखा 3:6 की रेशियो में, यानी 1:2 की रेशियो में है। तो यानी पे सिंपलेस्ट फार्मूला कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम। तो इस एक और लेते हैं, यहाँ पर C6H12O6 है। तो यहाँ पे हमने देखा 6 जो है 6, 12 और 6 की रेशियो में है, यानी 1:2:1 की रेशियो में है। यानी सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं C1H2O1। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम्स का, उसको जिस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। यानी एम्पिरिकल फार्मूला में मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो होता है। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे 2 एग्जैक्ट, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। यानी इसमें 2 थे और 6, बट इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1:3। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा एटम्स का किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे, और जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो हम बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है। अब देखो, हमने देखा कि ये जो 2:6 था, यानी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 1:3 आ गया। इसका मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें रिलेशनशिप क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला कुछ n टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है। देखो, ये एम्पिरिकल फार्मूला है और ये ओवरऑल क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो n टाइम्स 2 टाइम्स हो गया। इसी तरीके से ये जो है एम्पिरिकल फार्मूला है और ये इसका 6 टाइम्स हमें क्या देगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, और ये तो हमें फार्मूला का पता लग गया। इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास भी जो होगा वो n टाइम्स होगा एम्पिरिकल फार्मूला मास के। तो यहां से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। देखो, कोई भी रिएक्शन होता है, ये मान लो एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री का बेसिक मीनिंग क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है एलिमेंट्स को मेजर करना। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के मेजरमेंट का इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मासेस, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम्स।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा उसको बैलेंस किया है। मान लो ये मीथेन बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है, इसको बैलेंस कर लिया। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया 1 2 1 2, रिएक्टेंट के 1 2 एंड प्रोडक्ट के 1 2। तो स्टोइकियोमेट्रिक जो होता है कोएफिशिएंट वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है किसी भी रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो इसी कोएफिशिएंट के बेस्ड पर होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 2 मोल ऑफ वाटर दे रहा है। क्लियर हो गया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर मीथेन का 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ मिलके 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 लीटर वाटर दे रहा है। क्लियर हुआ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ये एक कोएफिशिएंट 1 है ना, तो यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करो। इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 प्लस 4 एटम है तो कितना हो गया 16। यहाँ पे कितना है इसका 16 U है ना, ध्यान रखें 16 U। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, हमें पता है ना, मोल 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 मोल, तो 16 ग्राम। अब इसी तरीके से इसका मोलिकुलर वेट निकालो और उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 64 ग्राम, ये 44 ग्राम, ये 36 ग्राम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मीथेन का 60 ग्राम, करेक्ट, मीथेन का 16 ग्राम ऑक्सीजन के 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम और वाटर के 36 ग्राम बनाता है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम ऐसे ही बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल मीथेन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलके 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बना रहा है और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बना रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी इक्वेशन का, ठीक है। ये मोल मोल रिलेशनशिप हो गया, ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, ये मास मास रिलेशनशिप हो गया, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मास वॉल्यूम क्रॉस भी कर सकते हैं हम, ठीक है, क्रॉस रिलेशनशिप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रीजेंट। तो देखो होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें मिलके एक थर्ड चीज बनती है ना, या 3 चीजें, तो ये रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट बनाता है। तो कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, बट वो प्रोडक्ट जो होगा वो कितना बनेगा किस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, जो लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है। ये हमारे पास लड्डू है, ये हमारे पास गुलाब जामुन है, यहाँ पर ये एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है, और ये लिमिटेड अमाउंट में है। तो सबसे पहले पार्टी में क्या खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये खत्म हो गया तो अभी समझना है हमें। तो लिमिटिंग रीजेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि लेसर अमाउंट में होगा, सबसे कम अमाउंट में जो रिएक्टेंट होगा उसको हम लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे। दूसरा, लिमिटिंग रीजेंट इसका मतलब अगर ये लिमिटेड अमाउंट में है तो सबसे पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन में ना, तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। ये भी गिलास भरा हुआ था, अब बेचारा खाली हो गया, खत्म हो गया, है ना। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि लिमिटिंग रीजेंट जब खत्म हो गया ना तो रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगी, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखो ये खली है, एक्सेस रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में भारी पड़ रहा है ना, और ये ड्वार्फ है, मिस्टर ड्वार्फ, तो ये लिमिटिंग रीजेंट है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई खत्म, छोटा है खत्म हो गया। अब रेफरी बोल रहा है अरे भाई फाइट रोको, जान लोगे क्या, गेम ओवर, यानी रिएक्शन हमारी खत्म हो गई। तो देखो रिएक्शन किस पे डिपेंड किया, लिमिटिंग रीजेंट पे। थोड़ा सा था, एक मुक्के में चित, गेम ओवर, ठीक है, अब आगे गेम चलेगा ही नहीं, WWE की रेसलिंग खत्म। फोर्थ पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय लिमिटिंग रीजेंट। अभी हमने बात की ना, अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं। ये हमारा एक पाव है, हमें बर्गर बनाना है अभी, ठीक है, बर्गर का ये ब्रेड है, एक ही हो गया, तो हमारे पास 2 बर्गर के ब्रेड हैं और हमारे पास 4 फिलिंग है। तो ये बताओ कितने बर्गर बनेंगे, 3 4 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना। देखो ये 2 है बर्गर के, यानी पाव का जो ब्रेड है वो 2 है, और फिलिंग जो है 4 है, बट मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 2 ही तो बना सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है, यानी लिमिटिंग रीजेंट ही जो है वो प्रोडक्ट को
डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि ये खत्म तो अब भैया इसका कुछ नहीं कर सकते, ये दो जो बचे हैं ना, या तो इसको खा जाओ ऐसे ही, पर बर्गर नहीं बना सकते इससे। तो लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो सबसे कम अमाउंट में होता है और वो ख़त्म होते ही रिएक्शन हमारी ख़त्म हो जाती है। तो प्रोडक्ट को डिसाइड कौन करता है कि प्रोडक्ट किस अमाउंट में बनेगा, दैट इज लिमिटिंग रीजेंट। बचता क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर हो गया। इसका एग्जाम देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने लिया लिमिटिंग रीजेंट के लिए, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अभी बोला है 0.30 मोल जो है जिंक का वो ऐड किया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जिसमें कितने मोल थे, 0.5 मोल। अब बताओ कितने मोल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। तो देखो क्वेश्चन अब ये है कि ये हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, जिंक पर या HCl पर। देखो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, पहले कौन खत्म होगा। मान लो कि जिंक खत्म हो गया, हाइड्रोजन बनना बंद, ठीक है, जो बन गया बन गया। या मान लो कि HCl पहले खत्म होगा तो हाइड्रोजन बनना बंद। तो यानी अगर जिंक पहले खत्म होगा तो हाइड्रोजन इसके अकॉर्डिंग बनेगा, जितना अमाउंट इसका है, और अगर ये लिमिटिंग रीजेंट है तो हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, HCl के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर हुआ। अभी हम देखते हैं। तो हमने ये रिएक्शन बैलेंस कर लिया है। यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है और इसका 1 है। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब क्या है, 1 मोल, इसको हम मोल में, क्योंकि देखो यहाँ मोल है और मोल है ना, तो यही पूछ रहा है कितने मोल्स बनेंगे हाइड्रोजन के, तो मोल मोल रिलेशनशिप यूज करेंगे हम। तो 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, ठीक है, और 1 मोल। तो अभी इसको भूल जाओ, पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा खत्म होगा। ठीक है, तो हमने देखा 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो हमने क्या कहा, 1 मोल जिंक जो है वो कितने मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है ना। तो देखो 0.30 यानी 0.3 मोल ऑफ जिंक जो होगा वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस है ना, तो 2 इंटू 0.3 कितने मोल्स आ गए, 0.6 मोल। देखो यानी अगर सॉल्यूशन में, अगर रिएक्शन में इतने मोल जिंक कंज्यूम होगा तो कितने मोल HCl कंज्यूम होगा, 0.6। क्लियर हुआ। बट यहां पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl कितने मोल है, HCl कितने मोल है, 0.5 मोल है, क्योंकि 0.3 मोल 0.6 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। यानी अगर 0.3 मोल कंज्यूम होते हैं किसके, जिंक के, तो इसके कितने होंगे, 0.6 मोल कंज्यूम होंगे। बट यहाँ पे तो यहाँ पे कितना है, 0.5 मोल, यानी पहले खत्म हो गया। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, बचा क्या, जिंक का कुछ अमाउंट बच गया। तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा हमारा HCl। हाइड्रोजन बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, वो बनेगा HCl के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। देखो 1 मोल जिंक का था, 2 मोल HCl के थे। अब पहले HCl ले लो। ठीक है, तो हमने देखा 2 मोल ऑफ HCl जो है वो 1 मोल ऑफ जिंक के साथ रिएक्ट करता है ना। तो 1 मोल HCl कितने के साथ रिएक्ट करेगा, हाफ मोल के साथ, है ना, यानी 0.5 मोल के साथ। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कितने मोल हैं, जरा देखो, यहाँ पे HCl के कितने मोल हैं, 0.5 मोल। तो 0.5 मोल के साथ कितना हो जाएगा भाई, तो 0.5 मोल के साथ कितना हो जाएगा, 0.5 तो पहले से ही था, 0.5 से और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 0.25 मोल। ठीक है, तो यानी देखो 0.5 मोल HCl कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 0.25 के साथ, जबकि रिएक्शन में 0.3 मोल है, यानी 0.25 मोल 0.05 मोल एक्स्ट्रा है ना। देखो
यानी अगर HCl का 0.5 मोल कंज्यूम होगा, है ना, HCl का अगर 0.5 मोल कंज्यूम होता है तो जिंक का कितना कंज्यूम होगा? जिंक का कंज्यूम होगा 0.25, उससे हाफ, है ना, कंज्यूम होगा। तो मान लो कि 0.5 खत्म हो गया, इसका भी 0.25 खत्म हो गया, अब बचा कितना? 0.30 था ना, तो 0.30 में से 0.25 माइनस कर दो। क्लियर हो गया? 0.05 मोल। तो एक्सेस में कौन है? एक्सेस में अगेन कौन सा है? जिंक एक्सेस में, यहां पर ये एक्सेस में रहेगा, और ये जो है लिमिटिंग रीजेंट है। क्लियर हो गया? अब कैलकुलेट करते हैं हम हाइड्रोजन का अमाउंट 1। ध्यान दो, अब हमें पता लग गया लिमिटिंग रीजेंट हमारा क्या है? लिमिटिंग रीजेंट हमारा HCl है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगा वो HCl के अकॉर्डिंग होगा। तो हम देखते हैं 2 मोल ही बताना था ना मैं, 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ HCl गिव्स 2 मोल ऑफ HCl हमें कितना देगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस देगा। तो 1 मोल कितना देगा? 1/2। ठीक है, यहाँ पे कितने मोल है? 0.5 मोल है, तो ये कितने हाइड्रोजन देगा? 1.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी हो गया 0.25 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया? तो किसी भी रिएक्शन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो हम देखेंगे उसमें कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रीजेंट है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट, क्वेश्चन देखते हैं। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम है, ये 29 ग्राम है, और वाटर बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बताना लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, और वाटर का कितना अमाउंट बनेगा मैक्सिमम, और कितना बचेगा, यानी जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना बच जाएगा। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना रहा है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल बना रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो देखो 2 मोल है, तो मोल यहाँ पे क्या है? वेट पूछा था हम, वेट रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो मोल को हम कन्वर्ट करते हैं पहले किस में? ग्राम वेट में, ग्राम मोलिकुलर वेट में, या ग्राम एटॉमिक वेट में। तो देखो 2 मोल है, तो ध्यान रखिए 2 हो गया, 2 मोलिक्यूल है ना। हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया? 2, तो ये हो गया टोटल 4 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 ग्राम। तो यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कौन पहले खत्म होगा, है ना। तो हमने कहा 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा स्टोइकियोमेट्रिकली, है ना, एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? 32/4 ग्राम, है ना। तो ये 8 पे कट गया, ये 8 पे गया, 8 ग्राम ऑक्सीजन बना। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ था हाइड्रोजन का? 3 ग्राम। तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना बनेगा? 8 3 जा 24 ग्राम। ठीक है, तो हमने देखा यार 3, अगर देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 ग्राम अगर रिएक्शन में होगा तो इसके कंज्यूम होंगे 24 ग्राम। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना है एक्चुअल रिएक्शन में अमाउंट कितना है? 29 ग्राम। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन का कितना था? 3 ग्राम, और ये 20 ग्राम, 29 ग्राम। तो जब 3 ग्राम एक्चुअल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 24 ग्राम। तो 5 ग्राम जो है ऑक्सीजन का बच गया, तो ये एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा सुनो, एक बार दोबारा समझो। देखो 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है कितने के साथ रिएक्ट करना चाहिए एज पर इक्वेशन? 24 ग्राम। बट रिएक्शन में एक्चुअल अमाउंट कितना है ऑक्सीजन का? 29 ग्राम। तो 24 पे रिएक्शन खत्म हो जाएगी ना। 3 ग्राम ये खत्म हो गया, 24 ग्राम ये खत्म हो गया, बचा क्या बचा? 25 ग्राम बचा ना ऑक्सीजन का, क्योंकि एक्चुअल रिएक्शन में कितना था ये? 29,
और स्टोइकियोमेट्रिकली कितना कंज्यूम होना था 3 ग्राम के साथ 24 ग्राम। तो पहले स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट कर लो कि एज पर बैलेंस रिएक्शन कितना खत्म होगा, फिर देखो कि एक्चुअल अमाउंट उसका रिएक्शन में कितना था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो 24 ग्राम कंज्यूम होना था, कंज्यूम हुआ। एक्चुअल अमाउंट कितना था, वो था 29 ग्राम, है ना। तो बचा कितना 5 ग्राम। क्लियर हो गया। तो लिमिटिंग रीजेंट हमारा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। लिमिटिंग रीजेंट हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो रहा है पहले। और इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अब उल्टा ले लो, 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। देखो जो इधर हो ना उसका अमाउंट कंपेयर कर लो रिएक्शन में एक्चुअली कितना है। तो देखो 1 मोल ऑक्सीजन तो कितना है, 1 मोल का कितना मतलब है, ग्राम ग्राम वेट वेट रिलेशनशिप में 1, ये 32 ग्राम, 1 मोल 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल होगा। कितना देगा ये, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कितना था 2, यानी 4 ग्राम देगा ना, 32 ग्राम। ये तो हमने पहले भी देखा था। 1 ग्राम कितना देगा भाई, 1 ग्राम देगा 4/32, 1/8 ग्राम। क्लियर हुआ। तो देखो ऑक्सीजन कितने ग्राम है यहाँ पर, 29 ग्राम। कितने देगा, 29/8, 29 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया 3.625 ग्राम, ठीक है। तो ध्यान देना कि 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टोइकियोमेट्रिकली यानी केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग 3.625, यानी अगर 20, देखो ऑक्सीजन कितना है 29 ग्राम, तो अगर ये कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होना चाहिए 3.625 ग्राम, बट एक्चुअल में हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन स्टोइकियोमेट्रिकली एज पर बैलेंस्ड रिएक्शन 3.625 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में हाइड्रोजन हमारा है कितना 3 ग्राम। कम है ना, ये तो ज़्यादा के साथ रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम, ये कम है। तो लिमिटिंग रीजेंट अगेन हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन। यहां पे क्लियर हो गया। तो देखो हमें पता लग गया लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है लिमिटिंग रीजेंट है, लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है। तो अब वाटर जो बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, हाइड्रोजन के। तो 2 मोल है हाइड्रोजन के, है ना, देखो 2 कोफिशिएंट है, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल, है ना, 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितने मोल, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोल है वो ग्राम में है ना, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो यहाँ पे देखो कितने ग्राम है टोटल, ये 1 मोल, 2 × 2 4, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन। वाटर का कितना है, वाटर का निकाल लो, ट्वाइस ऑफ 2 + 16, 18 हो गया, 18 का ट्वाइस कितना हो गया 36। तो देखो ये 36 ग्राम ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि वेट वेट रिलेशनशिप है, तो मोल को वेट में कन्वर्ट कर लो। अगर वॉल्यूम है तो मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, मॉलिक्यूल है तो मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो। तो अब 1 ग्राम कितना होगा हाइड्रोजन, 36/4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कितना है 3 ग्राम है ना, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना हो जाएगा 36 × 3/4, 27 ग्राम, ठीक है। तो वाटर कितना बना, 27 ग्राम वाटर बना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या उससे ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। देखो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन हमारे नहीं होंगे। जैसे ये हमारा वाटर है, इसमें हमने शुगर डाल दिया,
तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है। होमोजीनियस का मतलब एक ही फेज, हम सिर्फ वाटर को देख सकते हैं, अलग से शुगर को नहीं देख सकते। तो देखो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और दोनों से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। किसी भी सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी होती है वो अलग तरीके से हम मेजर करते हैं, डिफरेंट वेज में मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो इसी चीज़ को कवर कर रहा है। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो कभी आपने देखा होगा, अगर कोई सिरप या मेडिसिन जो है ना, सिरप टाइप की, अगर जैसे कफ सिरप ये सब लाए होंगे तो उस पर लिखा रहता है 35%, 14%, W/V, V/V, ये सब लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है कि पर लीटर या पर 100 ग्राम में कितने सॉल्यूट हैं। क्लियर हुआ। में अगर ये 35% W/W है, इसका मतलब ये है कि 35 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया। तो देखो वेट वेट रिलेशनशिप हो सकता है, यानी वेट वेट स्ट्रेंथ हो सकती है, वेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो सकती है, और वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वेट स्ट्रेंथ, वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ। अदरवाइज सिर्फ हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया। अब देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज है ना, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ की। तो वॉल्यूम बाय वेट स्ट्रेंथ कैसे होगा, देखो वेट है तो मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम है नीचे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज निकाला 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया। तो अगर किसी इसका जैसे 14% है, अगर ये V/V लिखा हुआ है, इसका मतलब 14 ml 100 ml में है, ठीक है, या 140 ml 1000 ml में है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी जो है एक और तरीका है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का, कि कितना सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम मोलैरिटी कहेंगे। तो अगर लीटर है तो सीधा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर, बट अगर ml में दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, तो ml में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये ध्यान रखना है। तो मोलैरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने पर या कम होने पर वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके बदले हम मोलैरिटी भी यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा प्रीफर्ड है अगर टेम्परेचर वेरिएशन किसी एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना में हो रहा है तो मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के होंगे वो हमारा स्मॉल m मोलैरिटी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट यानी मास। तो m जो होगा यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में लीटर N/V। मोलैरिटी क्या होगा, m स्मॉल m जो होगा, मोलैरिटी जो होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन में। देखो ये हमारा कोई कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, इसमें मान लो कि 2 कंपोनेंट है, ये जो येलोइश है, येलो जो ऑरेंज कलर में है और एक जो रेड में है। ठीक है, तो ये मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोज करो इसके 9 फ्रैक्शन है। ठीक है, एक कंपोनेंट जो है 9 मोल्स हैं। ठीक है, 9 नंबर ऑफ मोल्स हैं और एक के कितने 6। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो यानी मोल का रेशियो क्या है इनका। तो मान लो कि N1 जो है मोल ऑफ सॉल्यूट है
और N2 जो है मोल ऑफ सॉल्वेंट, दो ही चीज़ होगी ना, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों मिलके सॉल्यूशन बन गया। तो फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो x से मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो मुझे x यानी N1 के मोल का रेशियो निकालना है पूरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो देखो सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं N1, तो कितना रेशियो होगा, यानी N1 जो होगा यानी सॉल्यूट जो है उसका कितना फ्रैक्शन होगा, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इसी तरीके से सॉल्वेंट का कितना फ्रैक्शन होगा, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। और ध्यान रखें कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होगा, 1 होगा। सिंपल है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं। तो वहां पर एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, तो वहां पर हम मोलैलिटी या मोलैरिटी यूज नहीं करते, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वर्ड नॉर्मैलिटी यूज करते हैं। तो वहां पर जैसे मोलैरिटी जो था, वहां पे मोलैरिटी जो था वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ पे जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ना बोल के हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ही है। बट फॉर एसिड बेस रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स को। क्लियर हो गया। तो n जो होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते थे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट या जो भी है अपॉन एटॉमिक नंबर, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं इन केस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन यहां पर आता है इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इक्विवेलेंट मास। तो देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सिंपल, कोई भी सॉल्ट है, सोडियम या सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन आयन है, क्लियर है। इसी तरीके से HCl ले लो, ये एक एसिड है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर इसकी बेसिसिटी से इसको डिवाइड कर दो, यानी इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक है तो एक से डिवाइड कर दो। H2SO4 इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, H2 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 2। देखो एसिड के केस में बेसिसिटी होता है और बेस के केस में एसिडिटी होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास को। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो और उसको एसिडिटी, बेसिसिटी या जो वैलेंसी है सॉल्ट के केस में मेटल आयन की, मेटल एटम की, उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। HCl है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35, कितना हो गया, 36। तो मॉलिक्यूलर मास तो 36 हो गया, और इसकी यहाँ पे देखो बेसिसिटी कितनी है, 1 है, 1 से तो 36 ही, तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर हमारा उतना ही आया। अब जैसे H2SO4 है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, और इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, n फैक्टर भी कहते हैं, यानी एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी को हम n फैक्टर बोलते हैं। अब जरा समझ लेते हैं, मैंने भी बताया बेसिसिटी क्या होता है, किसी भी एसिड से कितने हाइड्रोजन हम रिमूव कर सकते हैं, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स कितने हैं, ठीक है, रिमूवेबल हाइड्रोजन्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल HCl में 1 है तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी, H2SO4 में 2 है ना, 2 हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी, H3PO4 में बेसिसिटी 3 होगी। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से कितने OH आयंस हाइड्रोन, ठीक है, अब कितने OH नेगेटिव आयंस जो है हम उसको एक मॉलिक्यूल, बेस के एक मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें से एक OH ही रिप्लेस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे 2 रिप्लेस होगा, तो इसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी और इसकी जो होगी 1 होगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वैलेंसी। तो देखो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी मेटल्स की, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करता है ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, तो वो वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड देखो, ठीक है, इससे +1 चार्ज होता है, इसमें -1 होता है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +1, तो यहाँ पे वैलेंसी 1 हो गई। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है ना, कैल्शियम पे कितना होता है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, है ना, तब ये चेंज कर दो चार्ज तो CaCl2 बनता है, तो इसकी वैलेंसी, मेटल की वैलेंसी लेनी है हमेशा, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2,
तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड में इसकी वैलेंसी, मेटल की कैल्शियम की कितनी होगी, वैलेंसी 2 होगी। क्लियर हो गया। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है। अब हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास 2 कंटेनर है। मान लो कि इसकी मोलैरिटी M1 थी, इसका वॉल्यूम V1 था। इसमें हमने वाटर डाल दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। अब इसकी जो मोलैरिटी होगी M2 हो गई, अब जो हो गया वॉल्यूम V2 हो गया। तो ध्यान रखो, जब हमने इसमें वाटर ऐड किया है तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वॉल्यूम किसका बढ़ा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो उतना ही रहा, 5 ग्राम था तो 5 ग्राम ही रहेगा। तो इसके मोल्स कांस्टेंट होंगे, सेम रहेंगे। तो जब मोल कांस्टेंट होंगे तो M इंटू वी भी कांस्टेंट होगा, MV भी कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी, देखो MV कांस्टेंट है तो इसको बोल सकते हैं M1 V1 जो होगा वो M2 V2 होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका कितना था, मोलैरिटी M1 था, V1 डाइल्यूशन के बाद M2 V2 हो गया। तो ये रेशियो जो है दोनों साइड कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम हो जाएगा या कितनी मोलैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसकी जो मोलैरिटी थी 0.5 मोलैरिटी थी। ठीक है। और ये 300 ml था। अब इसका जो वॉल्यूम है 500 कर दिया गया, 500 ml, इसमें वाटर ऐड कर दिया गया। अब इसकी मोलैरिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो पहले इसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.5, वॉल्यूम कितना था 300। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया 500। तो M2 कैलकुलेट कर लो, डिवाइड कर दो 0.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा M2 आ जाएगा। क्या? तो देखो अगर मोल्स, अगर इफ N1 एंड N2 आर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो उस केस में मोलैरिटी इक्वेशन किस टाइप से मॉडिफाई हो जाएगी, M1 V1 डिवाइडेड बाई N1 M2 V2 डिवाइडेड बाई N2। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन, ये हमारा क्या है, ये हमने ले लिया एसिड और ये हमारा बेस है। तो हमने बोला कि एसिड का वॉल्यूम क्या है Va, इसकी मोलैरिटी कितनी है Ma। ठीक है। इसकी बेसिसिटी कितनी है Na। इसी तरीके से बेस जो है हमारा, इसका वॉल्यूम कितना है Vb, मोलैरिटी कितनी है Mb और इसका एसिसिटी कितनी है Nb। ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, N यानी हम एसिड की बात कर रहे हैं और बेस की बात कर रहे हैं, दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे ना एक दूसरे को। तो देखो एसिड की बेसिडिटी इंटू में मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस की एसिडिटी इंटू में मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब थर्ड केस हमारे पास आता है मिक्सचर के लिए। देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये है, इसका 300 ml लिया, इसका 700 ml लिया, इन दोनों को इसमें डाल दिया, कितना हो गया 1000 ml हो गया। ठीक है। इसकी मोलैरिटी V1 M1 थी, इसका वॉल्यूम V1 था, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे N1, इसमें M2 V2 N1। तो देखो जब दो मिक्सचर को डालोगे एक कंटेनर में, इन दोनों का मिक्सचर बनाओगे तो जितने इसमें नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे इसमें रहेंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। टोटल सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा N1 प्लस N2। तो हमें पता है N1 क्या होता है M1 V1 प्लस M2 V2। और ये जो पूरा सॉल्यूशन आया है इसका मास कितना मान लिया हमने, मोलैरिटी कितना मान लिया इसका हमने M और वॉल्यूम V। तो ये कांस्टेंट रहेगा और V ये हमारा है क्या V1 प्लस V2। क्लियर हुआ। तो अभी देखते हैं इसको। मान लो इसके 0.5 मोलैरिटी थी, इसका 0.3 मोलैरिटी। अब ये दोनों जब इसमें मिलेंगे तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो देखो 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना था 300 प्लस इसका कितना था 700 इंटू 0.3 मोलैरिटी कैलकुलेट करना। वॉल्यूम कितना हो गया 700 प्लस 300 1000। ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर दो, हमारी इसकी मोलैरिटी
आ जाएगी। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर सॉल्ट है तो वहां पर किसी भी सॉल्ट के लिए हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन सेम इसी तरीके से यूज करेंगे, N1V1 जैसे यहां पर है ना, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में अगर एसिड बेस रिएक्शन होता है तो वहां पे नॉर्मेलिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां की नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम नॉर्मेलिटी कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, लिमिटिंग रीजेंट, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।